एंड वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो हमने MPPSC के 76 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम 77 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसेंस इन वीट प्लांट इज। तो ये तो सभी को पता है कि वीट प्लांट के अंदर कौन सी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, स्पाइक, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, वन ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज इन द वीट सीड्स। एंजाइम अमाइलेज को कौन एक्टिवेट कराता है वीट सीड्स के अंदर? तो ये जिब्रालिक एसिड की सिग्नलिंग में हम पढ़ते हैं कि जिब्रालिक एसिड जो है वो अपनी सिग्नलिंग के थ्रू अमाइलेज को एक्टिवेट करा देता है। क्वेश्चन नंबर 79, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स इन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब पानी का टूटना, और किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए फोटो आया हुआ है। लाइसिस का मतलब टूटना, और लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना कहाँ पे होता है? तो लाइट का वो होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तभी तो पानी को टूटेगा और जो हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो हमें ऑक्सीजन ही जो है वो यहाँ पे वाटर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 80, आउटर प्रोटीनिशियस ऑफ वायरस इज कॉल्ड। वायरस का जो आउटर प्रोटीनिशियस लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है कैप्सिड। माइकोप्लाज्मा ये एक बैक्टीरिया है ना। क्वेश्चन नंबर 81, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं पंचमाड़ी के अंदर, क्योंकि ये MPPSC का था, इस वजह से इसलिए क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 82, द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो नेचुरल नहीं होता वो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो टुंड्रा जो है नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, डेजर्ट भी नेचुरल है। अब एक्वेरियम जो होता है वो आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 83, द कैरेक्टर्स कंसिडर्ड इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। ऐसा कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर में कंसिडर किए जाते हैं? वो है 4, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्पीशी इंटरेक्शन, उसके अलावा स्पीशी के साथ में ही स्पीशी इंटरेक्शन हो गया। स्पीशी का कंपोजिशन क्या है, जो भी उस इन्वायरमेंट के आप चेक कर रहे हैं। फिर स्पीशी के बीच में इंटरेक्शन हो गया, कंपोजिशन हो गया। 3 4 भी चलिए, ये भी लिख देते हैं हम। और क्या आएगा? स्पीशी डाइवर्सिटी, और उसके अलावा फिर यहाँ पे आ जाता है कि ट्रॉफिक का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उनका जो ट्रॉफिक का खाना पीना लेना है, तो ट्रॉफिक का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कैरेक्टर्स होते हैं जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि स्पीशी कौन सी है, वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ हैं, उन स्पीशीज़ का कैसा कंपोजिशन है, और उनके स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, और फिर जो यहाँ पे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कैसा है। इन क्वेश्चन नंबर 84, इन एंजियोस्पर्म गैमेटोफिटिक जनरेशन इज। गैमेटोफिटिक जनरेशन कौन सी होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर? जैसे मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट कब बनता है? जैसे कि पोलन ग्रेन होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, जो 2 सेल स्टेज होती है वो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट होता है। अब इससे पहले अगर हम देखें तो मेल गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट दोनों ही बनी है, मेल गैमीट जो है मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, है ना। तो माइक्रोस्पोर के अंदर जैसे डिवीजन शुरू हो जाता है तो मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। तो मेल गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड तो है ना। तो जब माइक्रोस्पोर जमीट करे, 2 सेल स्टेज बनी, फिर जो 3 सेल स्टेज बनी, उसके बाद जब डिजनरेट हो जाता है तो स्पोरोफिटिक जो है वो बड़ी होती है, तो लॉन्ग लिव्ड तो नहीं है और एब्सेंट भी नहीं होती है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट होता है, तो शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, विच टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन पाइनस। पाइनस के अंदर किस तरीके की पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है? अब इन्होंने ये तो कह ही दिया कि हाँ पाइनस के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, और किस तरीके की है वो आपको बताना है। तो पाइनस के अंदर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। अब आप क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है वो जानिए। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो जाइगोट बन चुका है, अब जाइगोट डिवाइड करेगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्लीवेजेस होंगे और जाइगोट, जैसे कि ये आपके पास में एक जाइगोट बन गया, अब इसके अंदर ऑफकोर्स इसके अंदर माइटोसिस तो होगी ही, और ये सारे सेल्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, और हर एक सेल जो है अब एक एम्ब्रियो बनाएगा। तो एक ही जाइगोट से बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, उसी को एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 86, हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर किसे कहा गया है? तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर है लिनियस। भाई याद रखिएगा, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? लिनियस, MTL या MLT, ठीक है। MLT क्लास होती है ना, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि मॉड MLT। तो यहाँ पे क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? लिनियस। क्वेश्चन नंबर 87, क्लिस्टोगामी इज प्रेजेंट। क्लिस्टोगामी किस प्लांट के अंदर पाई जाती है? तो यहाँ पे जो कॉमलिना दिया हुआ है इसके अंदर आपको क्लिस्टोगामी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्लिस्टोगामी में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो ओपन ही नहीं होता, और जो है वो क्लोज्ड कंडीशन में जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन।
ठीक है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी हो ही जाएगा। तो कॉमेलिना जो है वो क्लिस्टोगैमी शो करता है। सी फॉर ऑफकोर्स, सी फॉर क्लीमेटिस भी है, ये ज़्यादा शो कर रहा है CLE, है ना, बट ये क्लिस्टोगैमी कॉमेलिना के अंदर शो की जाती है। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी कॉमेलिना, कमलीना, ठीक है, तो बंद के बंद में कहते हैं कमलीना, कॉमेलिना, क्लिस्टोगैमी। क्वेश्चन नंबर 88, वेयर वी कैन फाइंड स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो स्ट्रोमियम, पहले तो बात अभी देखिए स्ट्रोमियम होता क्या है। तो जो आपके पास में ये आपका एंथर है, ठीक है, और जहाँ से ये फटेगा ना, रिलीज करेगा फिर अपना कंटेंट, अपने पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि जो स्टोमियम होती है वहीं से यही एंटर फटता है। अब आप ये देखिए कि ओव्यूल क्या चीज़ है। ओव्यूल तो मेल के अंदर होता है, तो ओव्यूल के अंदर नहीं होता, फ्रूट्स के अंदर नहीं होता स्टोमियम के बाद। अब स्टेमन की अगर आप बात करें तो स्टेमन क्या होता है? स्टेमन वही होता है ना, ये अगर आपके पास में ये एंथर है और एंथर से जो फिलामेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमन बोलेंगे। तो स्टेमन के अंदर प्रेजेंट होता है, वैसे एंथर में होता है, बट आप स्टेमन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच केमिकल इज यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ बर्ड्स इन द पोटैटो। अब आप आलू रखते हो कहीं पे भी, ठीक है, आप अन्य आलू खरीद के ले आए, तो उसमें से जो है छोटी छोटी से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी को स्प्राउटिंग कहा गया है। ठीक है, ऑफकोर्स आप सभी को पता ही होगा यार, है ना। अब अगर आप आलू को स्टोर करके रखना है, या जो बेचते हैं भाई तो स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो क्या डालते हैं जिससे कि उनके अंदर स्प्राउटिंग नहीं होती है। अगर स्प्राउटिंग होगी ना तो फिर हम उसे खरीदते नहीं, उसकी रेट कम हो जाते हैं, तो वो हाइड्राजाइड का छिड़काव करके रखते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हाइड्राजाइड जो है वो पोटैटो के अंदर स्प्राउटिंग ऑफ बर्ड्स को रोकता है। कौन? हाइड्राजाइड। हाइड्राजाइड क्या काम करता है? स्प्राउटिंग ऑफ बर्ड्स को रोकता है पोटैटो के अंदर। गुड। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन द C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के अंदर जो डार्क रिएक्शन होती है उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो शायद 3 कार्बन का ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो ये ऑक्सैलिक एसिड है ये 4 कार्बन का होता है। RuBP जो होता है ये कितने कार्बन का होता है? ये 5 कार्बन का होता है ना। और जो पैप होता है ये, ठीक है, ये 3 कार्बन का ही है, बट ये नहीं बनता, ये तो उसके अंदर बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनता है, सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट होता है। और PGA जो है ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल का। उसके अलावा जो है पैप आपको जो C4 साइकिल्स होती है, C4 साइकिल जब कैंप आती है वहाँ पे आपको पैप देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बट हाँ C3 साइकिल के अंदर आपको पेप देखने के लिए नहीं मिलता। ऑफकोर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होगा क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बन रहा है, बट हाँ एज सच इस C3 साइकिल में नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 91, विच मॉलिक्यूल इज द एनर्जी सेंटर फॉर PS2। PS2 के लिए कौन सा मॉलिक्यूल एनर्जी सेंटर होता है? अब आपको ये पता है कि PS2 सबसे पहले चलता है ना, उसके बाद फिर जो PS2 से PS1 के पास में जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो PS1 और पहले वाला जो होता है वो कम एनर्जी का होता है, तो P680 जो है वो यहाँ पे किसका होता है? PS1 का होता है, सॉरी PS2 का होता है, और ये जो 700 वाला है ये PS1 का होता है। क्वेश्चन नंबर 92, विच आयन इज कंसिडर्ड टू हैव इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस हो रही है, और उस केस में जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो कौन सा आयन है जो कंसिडर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के अंदर? तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ही होते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक साथ ही जो है अंदर आते जाते रहते हैं, तभी जो है मेंटेन रहता है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, तो इस वजह से B इज दी करेक्ट आंसर, KCl दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, इफ द RQ वैल्यू इज 1, आपको RQ वैल्यू दे दी गई है, अब आपसे सब्स्टिट्यूट पूछा गया है कौन सा होगा। तो RQ वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है कि जितनी CO ऑक्सीजन यूज़ हुई है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स जो ऑक्सीजन होगी वो यूज़ होगी, और कंसनट्रेशन ऑफ CO2 कंज्यूम, इन दोनों का कंसनट्रेशन जब सेम हो जाता है उस केस में RQ की वैल्यू 1 आती है। तो ये कब होता है? जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, जो होता है कार्बोहाइड्रेट के केस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PPP पाथवे इज इफेक्टिव इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर इफेक्टिव होता है, कौन से प्लांट्स के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होता है? यंग सेल्स में, मैच्योर सेल्स में, या फिर बोथ यंग एंड द मैच्योर सेल्स? तो ये दोनों के अंदर होता है, बोथ यंग एंड द मैच्योर सेल्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यंग सेल्स में तो ये क्या कराता है? डिवीजन करवाता है। ठीक है, और मैच्योर सेल्स के अंदर जो है ये NADPH फिर और इंटरमीडिएट्स बनवाता है, जिससे कि जो है एनर्जी वगैरह सब मेंटेन बनी रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95, विच साइट और ब्रांच ऑफ tRNA रिकॉग्नाइज द कोड ऑफ mRNA। ठीक है, tRNA जो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक, है ना, तो जो tRNA का ये स्ट्रक्चर है इसके कौन सा
स्ट्रक्चर, कौन सी साइट या कौन सी ब्रांच जो है वो रिकॉग्नाइज करती है कोड ऑफ mRNA। अब इन्होंने दे भी दिया भैया mRNA का कोड होगा, ठीक। तो क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इसका कोड है, तो tRNA का क्या होगा, एंटीकोडॉन, ठीक। अब तो ये और रिकॉग्नाइज करना है तो एंटीकोडॉन रिकॉग्निशन साइट जो होगी वो रिकॉग्नाइज करेगी। तो पूरा क्वेश्चन में दे दिया भैया रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्निशन साइट होगी, ठीक है। कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री है जैसे एंटीकोडॉन, ठीक, समझने वाला चाहिए बस बंदा। क्वेश्चन नंबर 96, इन मोनोकॉट प्लांट्स द गार्ड सेल शेप इज, गार्ड सेल्स की क्या शेप होती है मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, बचपन से पढ़ता आ रहा है भाई, डंबल शेप्ड होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ये एक हुआ और फिर जो है दूसरा भी यहीं पे इसी के पास में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डंबल शेप्ड के गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 97, नेम द साइट फॉर रेस्पिरेशन एक्टिविटी इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ पे होती है, तो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है मीसोसोम में, ठीक है। अब मीसोसोम के अंदर ही जो है डिवीजन शुरू होता है, यहीं से ही जो है डिवीजन शुरू होता है। तो और एपिसोम क्या होता है, एपिसोम वो स्ट्रक्चर होता है जब प्लाज्मिड का कुछ स्ट्रक्चर जो है, नहीं प्लाज्मिड का नहीं सॉरी, जो वायरस का कुछ स्ट्रक्चर अगर जो है मेन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। राइबोसोम तो आपको पता ही क्या होता है, माइक्रोसोम। हाँ चलो आगे चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 98, हु आइडेंटिफाइड द 2 होस्ट ऑफ पक्सीनिया इन इंडिया, इंडिया के अंदर इंडिया में इंडिया के साइंटिस्ट थे, मतलब वो उन्होंने किसने डिस्कवर किया था कि वो पक्सीनिया के 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब तो ये थे केसी मेहता, और कौन से थे प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी होता है वीट और सेकेंडरी होता है बारबेरी। क्वेश्चन नंबर 99, विच फ्लावरिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द प्लांट आफ्टर कॉल ट्रीटमेंट, तो कॉल ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, बर्नलाइजेशन। तो बर्नलाइजेशन के बाद में कौन सी जो है यहाँ तक के पास में हार्मोन बनेगा वो उसका नाम है बर्नलिन। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच प्लांट कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज हेमीसेलुलोज। अब प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, बट जो यहाँ पे प्लांट्स दिए हुए हैं उन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट हेमीसेलुलोज की फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है तो, और एनर्जी को स्टोर करता है। तो एग्जांपल क्या है, ट्राइगोनोलिया, कॉफी और ल्यूपिन, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं, हेमीसेलुलोज की फॉर्म में स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, टेगिट्स बिलोंग टू द फैमिली। अब टेगिट्स आपकी समझ नहीं आ रहा होगा शायद कि टेगिट्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी मैं इसका एक दूसरा नाम लिखती हूँ और आपको एकदम से पता चल जाएगा, और वो क्या नाम है, मैरीगोल्ड। अब सभी को पता है भाई मैरीगोल्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है, मैरीगोल्ड बिलोंग्स टू द फैमिली एस्टेरेसी। गुड, आगे से क्वेश्चन नंबर 102, बनाना बंची टॉप इज कॉज्ड बाय, बनाना बंची टॉप कौन कॉज करता है भाई, वो कॉज करता है वायरस, ठीक है। बनाना बंची टॉप इज कॉज्ड बाय वायरस, तो बनाना बंची टॉप वायरस कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 103, कॉलीफेज 5X174 जनरली कंटेन्स, बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर आरएनए है या डीएनए है, और अगर जो भी चीज़ है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है फिर डबल स्ट्रैंडेड है, तो इसके अंदर डीएनए होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो कॉलीफेज के अंदर डीएनए प्रेजेंट है विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसी वजह से जो है ये डीएनए की स्टडी करने के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है कॉलीफेज, ठीक है, जो कि इकोलाई के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वायरस को इसको कोई ना कोई चाहिए होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये इकोलाई के अंदर जाकर के मल्टीप्लाई कर मतलब रेप्लिकेट करता है अपने डीएनए को। The कॉलीफेज इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडीइंग द डीएनए स्टडीज, ठीक है। 4 क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ डी वेजिटेबिलिस, डी वेजिटेबिलिस एक बुक थी, वो किसने लिखी, ये लिखी थी एल्बर्ट मैग्नस ने, और ये एक सबसे पहली किताब थी जो कोशिश की गई थी सिस्टमेटिकली प्लांट्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, कैरियोप्सिस इज फाउंड इन विच फैमिली, कैरियोप्सिस किस फैमिली के अंदर पाया जाता है, तो कैरियोप्सिस एक तरीके का सीड होता है, ठीक है, जिसमें सीड कॉट और क्या फ्रूट वोल है ना, ये दोनों ही फ्यूज हो जाती है। अब ये पाया किस फैमिली के अंदर जाता है, ये पॉयसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। पॉयसी के एग्जाम्पल वही ग्रास, सॉरी मतलब ग्रास के अंदर तो चिकड़ी आती है, वीट, राइस है ना, वो सब आते हैं कैरियोप्सिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 106, हु इज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे ये किससे रिलेटेड है, चिपको मूवमेंट से, ठीक है। इसके अलावा अब चिपको मूवमेंट के से ही रिलेटेड है शेखर पाठक भी। शेखर पाठक ने जो है आप लिटरेरी वर्क कह सकते हैं, ये डॉक्टर थे, मतलब अकादमिक थे, अकादमिशियन थे डॉक्टर शेखर पाठक, तो पीएचडी करे हुए होंगे। तो इन्होंने
आप कह सकते हैं कि ये एक हिस्टोरियन थे और इन्वायरमेंटलिस्ट थे, तो ये उन्हें सपोर्ट कर रहे होते थे, इन्होंने किताब भी लिखी हुई है। और मेधा पाठक तो करेक्ट बिल्कुल, जो बहुत ही ज़्यादा जो लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, बट शेखर पाठक इज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा आता है बात मेधा पाटकर और बाबा आमटे की, ये दोनों नर्मदा बचाओ से रिलेटेड थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, इन हाउ मेनी टाइप्स इंडियन ग्रासलैंड इज डिवाइडेड बाय वाइट। वाइट ने इंडियन ग्रासलैंड्स को कितने टाइप में डिवाइड किया है? तो इन्होंने इंडियन ग्रासलैंड्स को डिवाइड किया है 8 टाइप में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो वाइट 8। और बाकी जो टाइप्स है वो बड़े ही अजीब अजीब उनके नाम है, वो तो नहीं आने चाहिए पेपर में, बट हाँ याद सकते हैं, ठीक है। वाइट ने 8 में किया था, वाइट 8 रिजेंबल सा करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वाइट 8 याद करने के लिए। 108, हु इज द ऑथर ऑफ वृक्षा आयुर्वेदा। वृक्षा आयुर्वेदा जो ये किताब थी ये लिखी थी सूरपाल, ठीक है। अब सूरपाल जी का नाम तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, ओनली वेसल्स आर फाउंड इन द वुड एट विच प्लांट ग्रुप। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, मतलब पूछा बहुत इजी चीज़ है, अब इसे ना डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ओनली वेसल्स आर फाउंड, ये हिंदी वाला थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। केवल वाहिकाएं किस समूह के काष्ठ में मिलती है, ठीक है। काष्ठ मतलब वही लकड़ी, वुड, और वाहिकाएं वेसल्स, तो वेसल्स किस समूह, मतलब वेसल्स जो है वो सिर्फ किस ग्रुप में मिलती है प्लांट्स की, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सभी को पता है कि भैया वेसल्स ये वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलती हैं, ठीक। कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, बट मेजरली तो आप जिम्नोस्पर्म नहीं कहेंगे ना, मेजरली तो आप एंजियोस्पर्म ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, इन विच प्लांट पिपरीन एल्कलॉइड इज फाउंड। पिपराइन एल्कलॉइड किस प्लांट के अंदर मिलती है? नाम से पता चल रहा है पिपराइन, और ये ब्लैक पेपर, तो इसके अंदर मिल जाती है पिपराइन, ठीक है। और ये याद रखिए कि हाँ पिपराइन जो है वो एक एल्कलॉइड है, फिनोलिक कंपाउंड नहीं है। उसके अलावा जो है ये टर्पीन्स नहीं है, तो पिपराइन जो है वो एक एल्कलॉइड है। ये अगर पूछ लिया जाए कि ऑप्शन दे दीजिए कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच इज एन एल्कलॉइड, तो पिपराइन इज एन एल्कलॉइड या व्हिच इज नॉट एल्कलॉइड, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111, जया, फिर उसका जो है नाम दिया हुआ है यहाँ पे जो कॉर्ड टर्म्स में है IET 723 इज द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, किसकी है? तो जया सुषमा, जया किसकी है? राइस की वेराइटी है जया, नाम से लग रहा है ना थोड़ा जया। वैसे भी हम 12th में पढ़ते हैं जया किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है, तो यस जया इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ राइस। क्वेश्चन नंबर 112, ज़ेंथियम प्लांट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ज़ेंथियम कैसा होता है? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स या फिर डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं? तो जो ज़ेंथियम होता है वो शॉर्ट डे प्लांट्स होता है, ठीक है। ये याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ज़ेंथियम एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। उसके अलावा इसमें से ऑप्शन ऐसे आ जाता है कि क्योंकि आजकल जो है ये यार डायरेक्टली AI के थ्रू आंसर क्वेश्चंस बनवा रहे हैं, तो वो और इसी वजह से जो है ये ज़्यादा कई सारे ऑप्शंस में से फिर देखता है हाँ विच आर करेक्ट या विच इज़ दिस, कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। तो उसमें क्या देंगे, ये बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, ज़ेंथियम भी दे देंगे, बता देंगे कि इसमें से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है, 1 या 2 या 2 या 3, और भी ऑप्शंस डाल देंगे उसके अंदर, या फिर लॉन्ग डे प्लांट पूछ लेंगे। तो उस वजह से अच्छे से याद करके जाना इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। कि हाँ मतलब ज़ेंथियम की इंपॉर्टेंट है कि ज़ेंथियम एक शॉर्ट डे प्लांट्स में आता है। इजी क्वेश्चन 113, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे मानव अपना खाना खुद बना सकता नहीं, वो बस चूल्हे में पका तो सकता है, पर अपना खाना खुद नहीं बनाता। रैट नहीं बनाता, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो सल्फर जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है वो कौन से होते हैं? 2 हैं आपने पास में, एक सिस्टीन और एक मीथ्योनिन, ठीक है। तो यहाँ पे मीथ्योनिन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिस्टीन दिया हुआ, सिस्टीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनोस्टील इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, दिया हुआ सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, प्रोटोस्टील या साइफनोस्टील। तो एक्टिनोस्टील जो होती है जिसमें एक्टिनो का मतलब यहाँ पे वही आता है स्टार शेप्ड, ठीक है। स्टार शेप्ड की जिसके अंदर स्टील प्रेजेंट होती है वो कौन सा होता है? मतलब मॉडिफिकेशन है, प्रोटोस्टील की ही मॉडिफिकेशन होती है। प्रोटोस्टील में बस यहाँ पे गोल गोल आ जाते हैं, ठीक है, और एक्टिनोस्टील के अंदर यहाँ पे जो है वो स्टार शेप्ड आ जाता है। बाकी स्टील का टॉपिक जो है ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट अच्छे से टॉपिक करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 116, अ थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड एज। तो वॉल्वॉक्स के थैलस को क्या कहा जाता है? सिनोबियम, है ना। अब सिनोबियम में क्या होता है कि बहुत सारे, और उसमें भी फिक्स नंबर होता है,
तो एक कमेंट करके बताया कितना फिक्स नंबर होता है। ये बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर के जो है एक पर्टिकुलर काम करते हैं। जब मूवमेंट करना होता है तब वो सारे एक रोलिंग बॉल की तरह मूव करते हैं। तो सारे है तो अलग अलग सेल्स, बट हाँ एक साथ काम करते हैं, तो उसे सिनोबियम बोल देते हैं। फिक्स्ड जो है इसके अंदर वो नंबर होता है, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना कितने होते हैं। अब है यहाँ पे सिनोसाइट, उसे बोलेंगे अगर आपके पास में सिनोसिटिक क्या होता है कि एक सेल मतलब जो मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज होती है ना, उसी को सिनोसिटिक बोल देते हैं। और फिलामेंट आपको पता है, फिलामेंट मतलब सीधा लंबा सा फिलामेंट है। तो इन सारों में से सिर्फ एक सिनोबियम ही होता है, तो सिनोबियम करेक्ट आंसर है। बाकी तो अप्लाई नहीं हो रहा वॉल्विक्स पे। 117 इस तरह के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। सीधा मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। स्नोड्रॉप टेक्निक का यूज़ करो, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, टेक्निक विच यूज टू डिटेक्ट द प्रोटीन्स विद अ पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी। पर्टिकुलर मतलब प्रोटीन्स की स्पेसिफिसिटी चेक करनी है आपको। तो प्रोटीन्स की स्पेसिफिसिटी के लिए वैसे ही याद रहता है कि हाँ भैया वेस्टर्न ब्लोटिंग है प्रोटीन्स की स्पेसिफिसिटी के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एस का मतलब है साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। ओ को छोड़ दो, का मतलब कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे डी का मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। तो सदर्न ब्लोटिंग डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लोटिंग आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। क्लियर, ये आ गया वेस्टर्न ब्लोटिंग और प्रोटीन्स के लिए। 118 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो है वो लीड कर दिया था कमीशन ने, ठीक है। इसमें क्या है, बट आपको ये तो पता ही है ना कि हाँ जो टाइप 2 होता है वही अपना स्पेसिफिक होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में टाइप 2। तो बस ये याद रखिएगा आप यहाँ से। बाकी क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा ये। क्वेश्चन नंबर 119, द आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैन बी वेरी इजी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कि डीएनए को निकालना बहुत इजी हो जाता है किस प्रोसेस के थ्रू। वैसे आप जो है डीएनए को यहाँ पे हर एक प्रोसेस से ही निकाल सकते हैं। सीरियस फिनॉल एक्सट्रैक्शन से भी निकालते हैं, सीरियस प्रोटीनेज की ट्रीटमेंट से भी निकालते हैं, एसडीएस, ठीक है। और सीटैप ट्रीटमेंट से भी निकालते हैं। कि सीटैप हमने पढ़ा भी है, सीटैप जो है ये पॉलीसेकेराइड्स को जो है एक जगह पे क्लस्टर कर देता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट कर देता है। तो यहाँ से पॉलीसेकेराइड्स रिमूव हो जाएंगे, तो सीटैप के थ्रू भी जो है आप इसे आइसोलेट कर सकते हैं। फिनॉल एक्सट्रैक्शन ये हमने पढ़ाई हुआ है, एसडीएस फिनॉल एक्सट्रैक्शन भी मतलब हमने चैनल पे नहीं पढ़ाया, बट हाँ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके थ्रू भी यूज़ करते हैं। प्रोटीनेज की क्या करेगा कि ये जो है यहाँ से प्रोटीन्स को गायब कर देगा, प्रोटीन्स हट जाएंगे यहाँ से। तो सारे मेथड के थ्रू हम जो है आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कमीशन ने डी माना है, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेडिएशंस। यहाँ पे मेथड दिए हुए RIA, RAST, ELISA। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई रेडिएशन यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे जो ये आर है ना, इसका मतलब यहाँ पे रेडिएशन ही दिया हुआ है। और एलिसा जो होती है, एलिसा के अंदर रेडिएशन का यूज़ नहीं होता। अब आप जल्दी से बताइए कि कौन सा है इसमें से जिसके अंदर मतलब इन सब की फुल फॉर्म बताइए आप। RIA की भी, रिया की और रास्ट की और एलिसा की, जल्दी। हाँ तो भाई याद आई किसी को किसी की। तो रिया का जो होता है ये क्या होता है यहाँ पे, रेडियो इम्यूनो एसे, देखिए यहाँ पे रेडियो इम्यूनो एसे। फिर यहाँ पे रास्ट है, रास्ट क्या है, रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट, रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट। और एलिसा तो सभी को पता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। किया। क्वेश्चन नंबर 121, इफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 10x, ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है एंड द ऑक्यूलर लेंस इज 5x। ऑक्यूलर लेंस का मतलब यहाँ पे आईपीस, आईपीस जो यहाँ पे 5x का है। देन मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो जो मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट का कितना होगा, वो होता है आईपीस को की जो मैग्निफिकेशन है, आईपीस को मल्टीप्लाई कर दो और जो है आप ऑक्यूलर लेंस को या आईपीस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन पता चल जाती है। तो 5 × 5x को मल्टीप्लाई करोगे 5x से, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे साइन लेगा तो यहाँ पे 50x आ जाएगा, ठीक है। तो 50x इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय विच टेक्निक। तो टर्शरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि वो अगर आप उसे कुछ भी चेंजेस करते हैं ना उसके अंदर, टर्शरी स्ट्रक्चर
तो वो लूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे हीट करोगे या कोई ट्रीटमेंट देते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने उसकी वो जो बॉन्डिंग्स है वो टूट जाए वहाँ से। तो टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन मतलब बिल्कुल आपको टर्शरी स्ट्रक्चर की ही आपको जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखना है। तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सरे डिफ्रेक्शन के थ्रू करते हैं, क्योंकि एक्सरे डिफ्रेक्शन का ना बिल्कुल एक्सरे की तरह मान लीजिए कि जैसे आपकी हाथों के ऊपर गिरती है एक्सरेज तो आपकी हड्डियाँ वगैरह चमकने लग जाती है। सेम ऐसे ही टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर आप डालोगे, ऐसे इमेजिन कर लो, टर्शरी के ऊपर आपने मतलब प्रोटीन है, आपने उस प्रोटीन के ऊपर एक्सरे डाली, ठीक, तो आपको जो है उस प्रोटीन की हड्डियाँ वगैरह सब दिखने लगी, ठीक है, तो आपको उसका पूरा ढांचा दिखने लग गया। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब RFLP तो जो है रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म है, तो ये तो इससे प्रोटीन से कोई लेना है नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है, बट हाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस में टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं पता चलते, और उसके अलावा माइक्रोस्कोपी से भी जो आपको प्रोटीन्स का नहीं पता चलता, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। अब दिया तो हुआ है भाई ये मतलब पेपर बॉटनी का यार, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में पूछ रहे हैं, पर चलो ठीक है पूछ रहे तो पूछ लो यार। अच्छा, क्वेश्चन में ये बताना, क्योंकि ऑफकोर्स हमें जो है प्रिपरेशन करनी है यार क्वालिटी की भी, तो आर्टिकल 123 किसका है। अब यहाँ से एक और आर्टिकल याद आया, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्योंकि यार ये ना याद ईजी होता है याद करने में, और ये आजकल आ भी रहा है। तो UCC है ना, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए आर्टिकल 44 DPSP में दिया हुआ है। और आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस बाय हुम, प्रेसिडेंट और गवर्नर, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आर्टिकल 123 का, 44 का मैंने बता दिया आपको। तो 44 का कैसे आते हैं कि भैया 44 सेम 44 यूनिफॉर्म में भी सेम आएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा, पूरी जगह पे, पूरी इंडिया के अंदर सारे कानून सेम हो जाएंगे, तो वही चीज़ है यहाँ पे 44 मतलब सेम यहाँ पे UCC, ठीक है। अब द मोस्ट सुटेबल वेक्टर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इनटू द ह्यूमन सेल इज, तो उसके लिए एडिनोवायरस का यूज़ करते हैं। और प्लांट्स के अंदर सबसे बढ़िया कौन होता है भैया, TI प्लाज्मिड होता है, बट हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमंस के बारे में, तो ह्यूमंस के लिए होता है एडिनोवायरस सबसे बेस्ट कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए वेक्टर की तरह। क्वेश्चन नंबर 124, RFLP एनालिसिस इज अ टेक्निक विच इज यूजफुल फॉर। RFLP किस चीज़ के लिए यूजफुल होती है। अब RFLP के आपको फुल फॉर्म पता है भाई, कई बार पढ़ चुके अब तक हम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। तो RFLP डिटेक्शन ऑफ एलिलिक वेरिएंट्स। अब यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन का यूज हो रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया जाएगा, मतलब यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली बात ये है कि यहाँ एक कोडोमिनेंट होता है, ठीक है, ये कोडोमिनेंट है। तो डिटेक्शन ऑफ एलिलिक वेरिएंट्स, एलिलिक वेरिएंट्स वही होता है ना कि एक हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट का एक एलिल जो है कैपिटल T हो गया, मतलब बड़ी हाइट दे रहा है, एक जो है स्मॉल t हो गया, तो दोनों को पहचान सकता है, उसी को यहाँ पे कोडोमिनेंट कहा गया है। तो हाँ पहला काम कर सकता है। रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ प्योरीफाइड DNA, हाँ क्योंकि आप एक काम तो कर सकते कि आप नॉर्मली पहले PCR कर लो, उसके बाद आप RFLP कर दो, अदरवाइज मतलब आपको चाहिए तो लार्ज अमाउंट में ना प्योरीफाइड DNA, क्योंकि आपको जैसे फ्रेगमेंट्स करने हैं, फिर आप उसका एनालिसिस करोगे, तो ये भी सही है कि रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्योरीफाइड DNA। आप अगर 2 सही हो जाते हैं ना तो सीधा D में मार दो। अगर आपको जो है यहाँ पे C का नहीं समझ आ रहा है, डिटेक्शन ऑफ 1 to 3 लोकाई, तो ये भी कर सकते हैं। लोकाई वही चीज़ होगी ना कि आप क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ यहाँ से देख सकते हो, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके, जिस वजह से जो है ये लोकाई की भी पहचान कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, प्लस माइनस मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग वाज डेवलप्ड बाय। अभी जो प्लस माइनस DNA सीक्वेंसिंग का मेथड है ना, ये दिया था इसी को जो आप सेंगर सीक्वेंसिंग बोलते हैं। और सेंगर सीक्वेंसिंग ही कौन सी है, डाइडिऑक्सी, और डाइडिऑक्सी कौन सी है, जिसमें चेन टर्मिनेशन होता है, ठीक है, तो वो सारी सेम ही है। तो किसने दिया था, सेंगर सीक्वेंसिंग। सेंगर सीक्वेंसिंग कौन सी है ये। अब देखिए जो दूसरी सीक्वेंसिंग जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो कौन से, तो मैक्सिमम गिलबर्ट होते हैं, तो दोनों ने एक साथ दी हुई होती, तो इन दोनों का तो एक साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सिर्फ लगा दो, ठीक है। हाँ ये तुक्का मारने की बात है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता। अच्छा अब आपने, क्योंकि प्लस हम जो है सेंगर सीक्वेंसिंग को चेन टर्मिनेशन मेथड से पढ़ते हैं, डाइडिऑक्सी मेथड से पढ़ते हैं, प्लस माइनस पहली बार ही देखा है, ठीक, ये प्लस माइनस मेथड। तो आप हो सकता था भाई कि RH RW हेले भी लगा दो, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है।
हाँ तो याद रखना कि प्लस माइनस जो है वो किसने दी थी, सेंगर ने दी थी। ये सिंकिंग करने गए हुए थे और वहाँ पे प्लस माइनस चेक कर रहे थे, चेक में ना वो प्लस माइनस पूछ रहे थे, ठीक है, माइक चेक में। क्वेश्चन नंबर 126, द इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्प्लिट जीन्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। और जीन्स कौन से होते हैं, स्प्लिट जीन्स वो होते हैं कि पहले जिसमें इंट्रॉन है, फिर यहाँ पे एक्सोन आ गया, फिर इंट्रॉन आ गया, फिर एक्सोन आ गया, फिर इंट्रॉन आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़, अभी यहाँ से निकालना किसे है, इंट्रॉन को निकालना होता है, एक्सोन्स को निकालना होता है, इंट्रॉन्स को निकालना होता है। वैसे तो देखो याद देखो एक्स है यहाँ पे, तो एक्स का मतलब तो वही हो गया ना जो भाई निकल गया, जब आपके पास नहीं है तो चला गया आपकी ज़िंदगी से, तो एक्सॉन पे वही सेम वो चीज़ हुई। लेकिन यहाँ पे एक्स जो है आपकी ज़िंदगी में ही है, वो आपके डीएनए में ही है, ठीक है, तो आपके पूरे शरीर के अंदर है आपका एक्सॉन्स यार, ठीक है। तो द इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द स्प्लिट जीन्स, इंट्रॉन्स निकल जाते हैं बाहर, आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो किसके अंदर नहीं मिलेंगे, वो सीडीएनए के अंदर नहीं मिलते, क्योंकि सीडीएनए एमआरएनए से बनता है और एमआरएनए के अंदर से तो वो पहले ही निकल चुका होता है, तभी एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए से सीडीएनए बनता है जिसके अंदर कोई भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। बाकी जीनोमिक क्लोन्स के अंदर होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जीन है। अगर आप स्प्लिट जीन्स की बात कर रहे हैं तो वो पूरा जीन को क्लोन कर दिया गया है। जेड डीएनए के अंदर भी होंगे क्योंकि वो भी पूरा डीएनए है, वही तो डीएनए है, तो स्प्लिट जीन्स होंगे वहाँ पे। मतलब अगर वो डीएनए जो आपका स्प्लिट जीन वाला डीएनए तो इंट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, और डीएनए क्लोन्स में वैसे ही जीनोमिक क्लोन्स वाला डीएनए क्लोन वाला वही चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर। Question number 127, terminator gene is responsible for the stoppage of which process? अब यहाँ पे आया है टर्मिनेटर जीन की बात, क्योंकि टर्मिनेटर जीन किस प्रोसेस को रोकता है, स्टॉपेज का किस प्रोसेस को रोकता है, क्या रेप्लिकेशन को रोकता है, क्योंकि जीन है। अब देखिए डीएनए के अंदर ही है, वो जीन की बात कर रहे हैं तो वो भी वो डीएनए लेवल पे ही है, अभी तक वो जो है एमआरएनए लेवल या प्रोटीन लेवल पे नहीं गया है, ठीक है। तो ये कौन सा, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ ये होता है ना कि डीएनए अंदर आ जाता है सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, कहीं पे भी छेद करे देखेगा वो वहाँ से घुस के अंदर आ जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है नहीं, इसे तो कट कर दो। और प्रोटीन का मतलब एमआरएनए के लेवल पे नहीं गया तो ट्रांसलेशन को भी कट कर दीजिए आप, ट्रांसलेशन ये वाला कट किया है, ठीक है। और ये रेप्लिकेशन को भी नहीं रोकता, ये रोकता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन का जीन होता है, सॉरी जो टर्मिनेटर जीन होता है वो रोकता है ट्रांसक्रिप्शन, ये ध्यान रखना। बाकी तो जो ठीक है रेप्लिकेशन को भी नहीं रोकता ये, ठीक है, जीन लेवल पे। बट हाँ, लेकिन रेप्लिकेशन जो होती है ना ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो कैसे रुकती है, उसका कोई जीन नहीं है। जहाँ पे भी दो बबल मतलब जो रेप्लिकेशन बबल होती है जहाँ पे वो दोनों मिल जाती है, वहीं से जो है स्टॉपेज हो जाता है। हाँ, ORI होता है पर वो टर्मिनेटर जीन नहीं बोलेंगे उसे, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होता है टर्मिनेटर जीन। कुछ नई नई टर्मिनोलॉजीज दे रखी है उन्होंने, वो याद कर लीजिएगा। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है बट वो घुमा करके दिया हुआ है इन्होंने कॉन्सेप्ट, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये वैसे तो MP का है बट हाँ भाई PYQs रिपीट करते हैं, वो एक जगह उठा करके दूसरी जगह दे देंगे, वो मेहनत नहीं करते। और आजकल तो भैया और भी ज़्यादा वो AI से बनाने लगी है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई समझ ही नहीं आते। Question number 128, direct introduction of DNA in economically important plant is made possible through the method of, कि आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो DNA को, ये आपके पास में एक सेल है, प्लांट ले लो या सेल ले लो, ये सेल लिया आपने प्लांट का, उसके अंदर आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर रहे हो DNA। अब वो कैसे हो सकता है, आप उसके अंदर सीधा इंजेक्शन लगा दो, माइक्रो इंजेक्शन से हो सकता है। आप इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब ये आप जो है टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हो तो यहाँ पे जो है पोर्स बन जाते हैं और उसके थ्रू जो है एंटर कर जाता है DNA, ये एक तरीका हो सकता है। यूज़ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक गन ही होती है, वो छोटी सी गन्स होती है, आप उसमें एकदम से गन शॉट मारोगे और वो DNA के अंदर बोलने के साथ साथ आपका DNA भी चला जाता है। तो सारे ही सही है, आप सभी मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको वर प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। अब हमने ये पढ़ा है कि जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इज टोबैको, ठीक है, वेरी गुड भाई। पर अब आगे इन्होंने पूछ लिया कि किस ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बना था, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का यूज़ करके बना था या कुछ और, आपको क्या लगता है किसका बना होगा? क्योंकि भाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन से ही जो है हम पढ़ते हैं ना कि भाई इसके आते ही जो है रिवोल्यूशनराइज हो गई बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो भाई बस सही है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130,
who was successful in culturing isolated vegetative cells of higher plants in a single nutrient medium for the first time। अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपने एक पेट्री डिश लिया, ठीक है, इस पेट्री डिश के अंदर आपने सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम रखा हुआ है, सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब एक ही न्यूट्रिएंट का मीडियम है वो, तो सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम ये रहा आपके पास सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम, और इसके अंदर जब आपने एक सेल रख दिया, ये आपका एक सेल है, मतलब बहुत सारे सेल रख दो यार, बट हम अभी एक से कर रहे हैं कि कल्चरिंग आइसोलेटेड वेजिटेटिव सेल्स, आइसोलेट कर लिया आपने वो सेल्स को, और अब आप जो है सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम पे, ये है कि सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम पे सबसे पहले ग्रो करने वाले कौन थे, वो थे हेबर्ट लैंड, ठीक है। उन्होंने लैंड में ना करके उन्होंने सीधा पेट्री डिश में किया, और क्या किया उन्होंने, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं हायर प्लांट्स के, उन्हें सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम में फर्स्ट टाइम ग्रो करने वाले थे, कौन, हेबर्ट लैंड, ठीक। मतलब मैं लैंड पे नहीं करूँगा भाई, मैं करूँगा अपनी लैब में जा करके, ठीक। तो वो ला गई लैब में। क्वेश्चन नंबर 131, द सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, CFTRI, ये कहाँ पे है, मतलब विच प्रोड्यूसेस सिंगल सेल प्रोटीन, इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द इंडिया, इंडिया की किस सिटी के अंदर है, तो ये है इंडिया के मैसूर के अंदर है, जो सिंगल सेल प्रोटीन पे भी काम कर रहा है, और ये कहाँ पे है, मतलब बस आप याद रखिएगा कि CFTRI कहाँ पे है, मैसूर के अंदर है। Question number 132, production of human insulin is carried out by recombinant strain of which organism, कौन से ऑर्गेनिज्म के रिकॉम्बिनेंट, मतलब आपने ह्यूमन का इंसुलिन का जीन लिया और उसे किस ऑर्गेनिज्म के साथ में चिपकाया आपने, ठीक है, जिसे आपने चिपकाया ये कौन सा ऑर्गेनिज्म था, ये आपने चिपकाया, ये तो सपोज ह्यूमन का है, ये वाला ह्यूमन का है, इंसुलिन का जीन है, ये किसका था, तो ये था ई कोलाई का, 12वीं में पढ़े हो ना, बिल्कुल 12th क्लास में आता है ये, तो NCERT में तो है, और अब तो हिंदी मीडियम में भी NCERT है, बहुत जगह पे यूपी में अब NCERT ही अलाउ कर दी गई है, तो पढ़ा होगा है शायद आपने कि ह्यूमन के जो इंसुलिन है वो ई कोलाई के रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन से बनता है, तो ई कोलाई का जो है रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर रिजल्ट ऑफ कॉजी फर्मेंटेशन, अब ये कॉजी फर्मेंटेशन का कौन सा रिजल्ट होता है, कॉजी फर्मेंटेशन में सबसे पहले भाई कि कॉजी फर्मेंटेशन आप किस चीज़ को फर्मेंट कर रहे हो, कॉजी मतलब ठीक है, कॉजी फर्मेंटेशन है, किसको फर्मेंट करके बनेगा ये बताओ, तो क्या है भैया, सोया सॉस बनता है कॉजी फर्मेंटेशन से, बस बनता कैसे है, सोयाबीन लेंगे ये, ठीक है, सोयाबीन से जो है फिर सोया सॉस बना देंगे, सोया सॉस। पर अब बात ये आती है कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म लेंगे, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कॉजी फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, और वो है अपना एस्परजिलस ओरिज़ा, ठीक है, एस्परजिलस ओरिज़ा जो है वो हेल्प करता है कॉजी फर्मेंटेशन में, और कॉजी फर्मेंटेशन से क्या बनता है, सोया सॉस बनते हैं। ऐसे भी अगर आप वो निकालना चाहते हैं ना यहाँ से, वो निकल सकता है, ब्रेड नहीं बनता कॉजी फर्मेंटेशन से, ठीक है, चीज़ नहीं बनता कॉजी फर्मेंटेशन से, योगर्ट नहीं बनता कॉजी फर्मेंटेशन से, ऑप्शन ही बचा आपके पास सोया सॉस भाई, तो लगा दो सोया सॉस। Question number 134, natural production of cheese involved which mixture that carries out lactic acid fermentation, अब lactic acid fermentation होगी मतलब lactobacillus आएगा, तो lactobacillus lactobacillus lactobacillus, ये bacillus वाला गया, मतलब बी तो गया, अब याद करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सभी में ही लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस के साथ में क्या, बैसिलस आएगा, स्यूडोमोनास आएगा, फिर स्ट्रेप्टोकोकस आएगा, क्या आप यहाँ पे लैक्टिक एसिड से, तो लैक्टोबैसिलस से आप लैक्टिक एसिड करोगे, पर यहाँ पे चीज़ बनाना है, फर्मेंटेशन करनी है, तो फर्मेंटेशन करने के लिए जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस का यूज़ होता है, तो मतलब स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस का जो ये मिक्सचर है, ये दोनों मिल करके बनाते हैं क्या आपके पास में प्रोडक्शन ऑफ चीज़, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ चीज़, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस, तो एक ही चीज़ याद करने की है भैया, जो कन्फ्यूजिंग जो पॉइंट है ना भाई उन्हें याद कर लीजिएगा, बाकी जो इजी है उसे तो पता ही है, तो जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है बस उन्हें नोट कर लीजिएगा, उन्हें जो है एग्जाम से एक दिन पहले मतलब उन्हें बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, अंबर फॉसिल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स, तो अंबर फॉसिल्स जो होते हैं ये बनते हैं रेजिन से, ठीक है जी, जो रेजिन्स होती थी मतलब जो रेजिन्स निकलती थी, तो रेजिन को जो है ये रेजिन के कवर कर लेती है रेजिन, जो प्रोडक्ट होता है उसे, ठीक है, तो वो रेजिन से बनते हैं एम्बर फॉसिल्स। सो पोलन ग्रेन्स ऑफ द पास्ट कॉनिफर्स, नहीं पोलन ग्रेन्स नहीं मिलते, रेजिन्स ऑफ द पास्ट कॉनिफर्स सही बात है, गम ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ना, ये भी नहीं है, अलगर ग्रुप्स ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ एल्गी, ये एज ऑफ एल्गी की बात कर रहा है, तो एज ऑफ एल्गी जो है वो प्री कैम्ब्रियन को बोलते हैं, मतलब सबसे पहला जो पीरियड है, जो सबसे स्टार्टिंग ही होती है, जो
क्योंकि जैसे लाइफ फॉर्म आने शुरू हो जाती है प्री कैम्ब्रियम में, तो वैसे ही जो प्लांट्स वगैरह बनने शुरू होते हैं। क्योंकि सबसे पहला प्लांट जो है प्री कैम्ब्रियन में आएगा और सबसे पहला एल्गी है, तो प्री कैम्ब्रियन जो है वो इज कंसिडर्ड एज अ एज ऑफ एल्गी, प्री कैम्ब्रियन एज ऑफ एल्गी। क्वेश्चन नंबर 137, द फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स विच फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वर। पहला मैक्रोमोलिक्यूल जो माना जाता है कि इवोल्यूशन में सबसे पहले यही बना था, वो है अपना आरएनए। आरएनए क्यों? क्योंकि आरएनए जो है ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता था, ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाली ताकत है इसके पास में, ये एंजाइम की तरह भी काम कर सकता था, तो ये जो है अपने आप को सस्टेन करने के सारे फीचर्स थे इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं, ठीक है। आरएनए को सबसे पहले कंसिडर किया जाता है, आरएनए, उसके बाद डीएनए तो बाद में आया और प्रोटीन्स भी जो है वो बाद में आया, ठीक है। Question number 138, herbaceous plants were abundant dominant in which part of the geological time scale? अब बात कर रहे हैं herbaceous plant की, तो herbaceous plant में ना आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, तो दो तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। ऑफकोर्स इतना मतलब मजाक वाला ही है, तो मेरे सीने में बसती है वो, तो वो मतलब यहाँ पे हर, ठीक है, हर फीमेल है, तो मेरे सीने में बसती है वो, तो सिनोजोइक में कौन है? अच्छा, हर्बेशियस जो होते हैं वो सिनोजोइक में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा आप याद रख सकते हो हसीनो, ठीक है, यहाँ से आए ह और फिर यहाँ पे सीनो, तो हसीनो, ठीक, ऐसे याद रख सकते हो, हसीनो, सिनोजोइक, हर्बेशियस प्लांट्स, या फिर मेरे सीने में बसती है वो, तो सीने से आया सिनोजोइक, और वो कौन है यहाँ पे? हर, ठीक है, हर्बेशियस। Question number 139, during photosynthesis in C4 plants, which molecule acts as a CO2 acceptor? CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है C4 plants में सबसे पहले? तो CO2 एक्सेप्ट करने वाला होता है पैप, और पैप से फिर जो बनेगा यहाँ पे ऑक्सोएसिटिक एसिड। पैप होता है 3 कार्बन का, ठीक, ऑक्सोएसिटिक होता है 4 कार्बन का, तो एक CO2 ऐड करके जो है 4 कार्बन का बन जाता है। और जो ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, ये किसमें बनता है? साइकिल्स में बनता है। और आरयूबीपी, तो आरयूबीपी तो 4 कार्बन का है, 5 कार्बन का आरयूबीपी, तो आरयूबीपी जो है उसमें मतलब ये अलग ही चीज़ है, इसे जोड़ दो। आपने पढ़ा है ना C3 साइकिल, C4 साइकिल, तो आपको C3 साइकिल में आपको पता है आरयूबीपी का क्या रोल होता है। 140 क्वेश्चन नंबर, द प्रपोजल ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल इवोल्यूशन वाज गिवन बाय। मतलब अभी यहाँ पे सिर्फ प्रपोजल की बात कर रहे हैं, ये प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं, जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ये प्रपोजल किसने दिया था केमिकल इवोल्यूशन का? ये थे कौन? लेमार्क और डार्विन तो नहीं थे, अब मुलर थे या फिर ऑपरेन एंड हाल्डेन थे? जल्दी बताओ, जल्दी। ये थे ऑपरेन एंड हाल्डेन, ठीक है। अब उसके अलावा जो ये प्रूफ था वो किसने दिया था? वो मिलर साहब ने दिया था ना, CH4 NH3 H2 और जो है यहाँ पे H2O के वेपर्स, फिर उन्होंने हीट और इलेक्ट्रिक शॉक दिया, तो उसके बाद उन्होंने प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? होमोलोगस ऑर्गन्स हैव सिमिलैरिटी इन देयर। तो यहाँ पे होमो का मतलब सिमिलैरिटी होता है, अब लोगस का क्या मतलब है यहाँ पे? तो सिमिलैरिटी इन ऑरिजिन की बात करता है होमोलोगस। एनालॉगस जो होते हैं वो सिमिलैरिटी इन फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। Question number 142, Miller for his experimentation on synthesis of amino acids through heat and electric discharge used what mixture of the following? तो ये वही बात आ गई कि भैया मिलर ने जो है ये प्रूव करा था, और किसने जो है ऑपरेन और हाल्डेन ने जो है ये प्रपोजल दिया था। तो अभी इन्होंने ये सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने? H2O2, O2 नहीं थी, O2 जो है वो तोड़ने का काम करती, चीज़ों को जोड़ने का काम O2 नहीं करती, तो इस वजह से O2 तो नहीं ली थी उन्होंने, तो O2 तो ऑप्शन में एकदम से कट कर देना। अब CH4 अमोनिया N3 का क्या करेंगे यार, ठीक है, तो N3 भी नहीं लिया था, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट। CH4 अमोनिया N2 लिया था उन्होंने, CO2 भी नहीं ली थी उन्होंने, मतलब ऑक्सीजन नहीं ली थी, ऑक्सीजन का कोई प्रोडक्ट ना CO2 दिया था ना ऑक्सीजन ली थी। उन्होंने क्या लिया था यहाँ पे? CH4 NH3 N2 और वाटर वेपर्स लिए थे।
क्वेश्चन नंबर 143, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल कंजर्वेशन की बात कर रहा है तो कंट्रोल फार्मिंग, हाँ कंट्रोल फार्मिंग भी की जाती है, मल्चिंग भी की जाती है और क्रॉप रोटेशन भी की जाती है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अब कंट्रोल फार्मिंग में जो है वो सीढ़ियाँ से लगा देते हैं, वो कंट्रोल फार्मिंग में आ जाती है। मल्चिंग क्या होती है कि आप उसके ऊपर जो है यहाँ पे घास फूस डाल देते हैं जिससे कि जो है वो नमी बनी रहे उस एरिया की। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि आप दूसरी मतलब अलग अलग, जैसे आपने जो इस बार क्रॉप लगाई अगली बार आप उससे दूसरी क्रॉप लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पे किसी एक, क्योंकि आप बार बार अगर एक ही क्रॉप लगाते रहेंगे ना किसी एक फील्ड में, तो उस किसी एक मिनरल की वहाँ पे बार बार कमी होती रहेगी। तो आप अगर आप अपनी क्रॉप को रोटेट करते रहेंगे तो वहाँ पे वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं टाइम में। तो क्रॉप रोटेशन इज अ गुड चीज़। तो भैया डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, द प्रोसेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ रनिंग वाटर करेंगे भैया, भाई पानी की बात कर रहे हैं ना, बट वाटरशेड की बात कर रहे हैं, बट ठीक है पानी की बात कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड वाटर को भी करेंगे और स्टोर्ड वाटर को भी करेंगे, सारे पानी को करेंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वाज हेल्ड इन। ये सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो वियना में होती है और वियना के बाद फिर जो है ये यहीं से जो है नींव पड़ जाती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जब अगली बार यहाँ पे जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बन जाती है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उनके ऊपर बनती है। तो पहले वियना के अंदर होती है फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, और फिर जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, मतलब मॉन्ट्रियल में होती है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? ये कनाडा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट ऑफ आर सिलेक्शन इज ऑफ विच टाइप। अब पहला आप आर सिलेक्शन देखिए कि आर सिलेक्शन क्या होते हैं। वैसे आर सिलेक्शन आपको इसी पता चलेगा कि आर सिलेक्शन ना वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? अनसिलेक्टेबल। आर सिलेक्शन वेरिएबल ऑफकोर्स बदल रहा होगा और वो अनप्रेडिक्टेबल होगा, ठीक है। तो आर सिलेक्शन और मतलब आर सिलेक्शन में कौन से होते हैं? जो वेरिएबल अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं उन्हें आर सिलेक्शन बोलते हैं। अब जो आर सिलेक्शन स्पीशीज़ होती हैं तो अब उन्हें नहीं पता कि भाई हम कब मर जाएंगे यहाँ पे, तो वो ना क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो उनके बच्चे बहुत सारे होते हैं भैया, ठीक है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। अब इसका एग्जाम्पल मॉस्किटो, बैक्टीरिया, वीड्स, जो वीड्स वगैरह होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, इस वजह से वीड्स बहुत सारे ग्रो करते हैं आपके एरिया में, और माइसेस, ठीक है, ये सब। अब उसके अलावा कॉकरोचेस भी जो है वो आर सिलेक्शन में आते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी वाला कॉकरोच, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे? के सिलेक्शन स्पीशीज, ठीक है। के सिलेक्शन स्पीशीज जो होती है वो यहाँ पे के सिलेक्शन स्पीशीज कौन सी होती है? जो उन्हें पता है भाई उनका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, स्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो अब वो यहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि तो उनके जो बच्चे होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ह्यूमन, एलिफेंट, व्हेल्स, ग्रेट एप्स, इनके बच्चे जो होते हैं वो एक साथ पे 10-10, 20-20 नहीं होते, कम बच्चे होते हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवाइज मोटर्स व्हीकल एक्ट इन इंडिया वॉज फुल्ली इन फोर्स फ्रॉम विच मंथ एंड टाइम। किस मंथ, किस महीने से जो है ये फोर्स में आ गया था रिवाइज मोटर व्हीकल का एक्ट इंडिया के अंदर? तो ये आ गया था भैया 1989 में, ठीक है। 1989 ये ना, तो जुलाई 1989 में आ गया था, याद ही करना है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर समझने वाला, रट्टा मारो। 1989 99 और इसे भी ऐड करोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, वो जो बायोडिग्रेडेबल होगा वही जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है कि भैया किसी चीटे ने कोई चीज़ खाई, ठीक है, उसने डीडीटी खा ली, चलो डीडीटी ले लेते हैं, उसने डीडीटी खाई है क्योंकि डीडीटी जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। अब इस डीडीटी को किसी पक्षी ने खाया, अब ये एक पक्षी जो है ये बहुत सारे चीटे खाएगा, चीटा जो भी है मान लो, तो इन सभी की डीडीटी जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जो भी इसने खाया वो तो सब कुछ जो है वो डाइजेस्ट हो गया, इसकी बॉडी में लग गया, बाकी जो चीज़ अनवेस्टेड थी वो बाहर निकल गई, पर जो डीडीटी है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई बेचारा डीडीटी की वजह से मर जाएगा, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन डीडीटी का होगा। 149, मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा होती है, तो चाहे आप इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में वो सबसे ज़्यादा होगी, वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा होगी। अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द
इंडिया के सबसे वो किस पार्ट में होती है, तो वो होती है चेरापूंजी और मैसूरवाड़ी, ठीक है। अभी चेरापूंजी और मैसूरवाड़ी किधर है, ये मेघालय के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये भी सबको पता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट इंडियन डेजर्ट इज एक्सटेंडेड अप टू द पार्ट्स ऑफ, वेस्ट इंडियन डेजर्ट कहाँ तक फैला हुआ है? वेस्ट इंडियन डेजर्ट दिल्ली तक भी है, ठीक है, दिल्ली तक है, गुजरात तक भी है, राजस्थान तक भी है, इन सभी का एरिया कवर करता है, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान का। कुछ एरिया यूपी का बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ कुछ एरिया आ जाता है यूपी का भी, है ना। तो बस डी आ गया करेक्ट आंसर, सारे ही है। तो इस पार्ट को यहीं तक ही रखते हैं, 150 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस है इस पेपर में एमपीपीएससी के, जिसमें से कि हम 150 कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं उन्हें, उसे हम जो है अगली पार्ट में करते हैं, और बाकी सारे जो है इससे पहले वाले एक पार्ट में अपलोड है, 76 के लगभग तो उसमें अपलोड थे, तो इसे देखिए। टिल देन मैं नया अपलोड करती हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।